ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें जो सबसे प्रभावी बिंदु है आतंकवाद। आतंकवाद सुनने में एक सामान्य और साधारण शब्द लगता है, लेकिन आज इसने विश्व के हर पटल पर हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। आतंकवाद की बारे में हर राष्ट्र का अलग-अलग दृष्टिकोण है, अलग-अलग सोचने का तरीका है। विश्व परिदृश्य में जब आतंकवाद की परिभाषा निर्धारित करने की बात आती है, तो बड़ी विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। एक राष्ट्र के लिए वो आतंकवादी होता है, तो दूसरे राष्ट्र के लिए वो स्वतंत्रता सेनानी हो जाता है। यही स्थितियां आज विश्व पटल पर जो हैं, वो आतंकवाद के बारे में विसंगतियों की धाराओं को तरह-तरह के मोड़ देती चली जा रही हैं। आतंकवाद को समझने के लिए पहले आतंकवाद की अवधारणा का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भय, तनाव, धर्मांधता का भयानक तांडव ही आतंकवाद की पृष्ठभूमि है, क्योंकि यही आतंकवाद के भवन को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। इनमें वो सभी गुण विद्यमान हैं जो किसी भी तरह के वाद को चलाने के लिए चाहिए। आज वाद पर संपूर्ण विश्व में एक लंबी बहस चल रही है। आतंकवाद को राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में हो रहे विकृत विकास का परिचायक भी मान सकते हैं। जब भी असामाजिक तत्व सामाजिक मूल्यों का प्रयोग अपने हित में करने लगते हैं, तब आतंकवाद की घटना जन्म लेती है। इन सभी का उदाहरण विश्व परिदृश्य की ताजी गतिविधियां और घटनाक्रम है। पहले आतंकवाद एक राज्य या सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहता था, किंतु विचारधारा के नाम पर आज इसको संपूर्ण विश्व में फैलाया जा रहा है और इसको मानवता की हत्या का नृशंस पर्याय भी बनाया जा रहा है, जिससे सामान्य व्यक्तियों को इसमें सिर्फ चारों तरफ भय और विनाश का तांडव दिखाई पड़ रहा है। सदियों से मानव शांतिप्रिय प्राणी रहा है। कुछ सामान्य हितों की पूर्ति व राजनीतिक सत्ता की स्थापना हेतु मुट्ठी भर लोग उनको हिंसा व आतंक की अग्नि में झोंक कर स्वयं के लिए हित साधन का कार्य कर रहे हैं, अर्थात स्वहित को संपूर्ण मानव मात्र जो उनके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनका हित बताते हैं। वह अपनी विचारधारा को अपनी आवश्यकता के अनुरूप नियम बनाने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में कट्टरपंथी विचारधारा ने आतंकवाद को वास्तविक आधार दिया है। ये लोग उन कुछ लोगों की हित पूर्ति का साधन बनते हैं, जिनका लक्ष्य प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था को ध्वस्त कर भय व आतंक का वातावरण बनाकर अपने हितों की पूर्ति करना होता है। आज विश्व पटल पर अगर हम दृष्टि डालते हैं, तो हम पाते हैं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका कभी ना कभी आतंकवाद से कोई वास्ता ना पड़ा हो। हर देश के शरीर पर इस आतंकवाद या टेररिज्म ने कोई ना कोई घाव जरूर छोड़ा है। यह हो सकता है कि किसी देश का घाव बड़ा है और किसी देश का घाव छोटा है। यूँ तो इतिहास में ऐसी सत्ता कभी नहीं हुई जिसे किसी ने चुनौती न दी हो। आतंकवाद का इतिहास वास्तव में प्रारंभिक दौर में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह माना जाता था, लेकिन आधुनिक आतंकवाद की जड़ें 19वीं शताब्दी में गहरी धसी हुई हैं। पश्चिमी देशों का अगर हम अवलोकन करें, तो हम पाते हैं कि सबसे पहले पश्चिमी देशों ने इसका सामना 20वीं शताब्दी के शुरू होते-होते ही देखना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें निशाने पर आतंकवाद के सिर्फ सत्ता हो गई थी। मासूम और निर्दोष लोगों के खून से खेलने में आतंकवादियों को आनंद मिलने लगा था। वास्तव में अगर आतंकवादी घटनाओं का अवलोकन करें, तो पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से 1915 से यहाँ से आतंकवाद की घटनाओं में जो सबसे नवीन बात प्रकाश में आई कि इसके शिकार मासूम लोगों की संख्या निरंतर बढ़ना शुरू हो गई। रोचक तथ्य यहाँ पर देखने का यह दिखाई पड़ता है कि आतंकवादी वारदात उस वक्त हो रही थी जब विश्व के सभी देशों द्वारा समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी। इसके बाद भी सुरक्षा की कोई गारंटी बेमानी साबित हो रही थी। लोगों के विश्वास को उस वक्त भारत में बहुत बुरा झटका लगा जब आतंकवादी कृत्यों के अंतर्गत 1984 में
भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। ये घटनाएं आतंकवादियों के नए हौसले का पर्याय मानी जा सकती हैं और दुनिया को चेतावनी भी थी कि जब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस की स्थिति क्या होगी। आतंकवाद ने अपना प्रकार रूप लेना शुरू कर दिया था। इन घटनाओं के बाद साधारण जनों के आतंकी हमलों में सड़कों, हवाई जहाज में होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ना आतंकवादी कृत्यों में शामिल होना शुरू हो गई। गोरिल्ला संगठन हो या मार्क्सवादी, माओवादी, लैटिन अमेरिकी देशों में आतंक का पर्याय बन गए। यानी आतंकवादी घटनाओं में ग्लोबलाइजेशन का दौर प्रारंभ हो गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत संगठनों और श्वेत कंट्रपंथियों का बोलबाला प्रारंभ हुआ। दुनिया ने 1980 के दशक के आरंभ में ही बसाक, तमिल, क्रोशियाई, क्यूबेकी अलगाववादियों के स्वर में तेजी सुनना प्रारंभ कर दिया था। भारत में भी देखने में आया कि अलग-अलग पहलुओं पर आतंकवादी घटनाएं निरंतर प्रारंभ होना शुरू हो गई थी। विश्लेषकों ने अगर आतंकवादी घटनाओं पर जब मंथन प्रारंभ हुआ तो विभिन्न तरह के दृष्टांत उभर के आए। विश्लेषकों ने आतंकवाद को नई मीडिया युग का शिशु कहा। ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने के अनुसार यह शिशु पब्लिसिटी के ऑक्सीजन से जीवन पाता रहता है। यह बात अगर वर्तमान में देखने में आवे कि आज आतंकवादी घटनाओं में जितनी पब्लिसिटी शामिल हो जाती है मीडिया और संचार के माध्यम से, उतना ही भयावह दृश्य ज़्यादा देखने को मिलता है। इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आतंकवादी घटनाएं पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आतंकवादियों को खबरों में प्रचार प्रसार मिलता है। समाचार पत्रों, टीवी चैनलों पर आतंकवादियों के कारनामों की सुर्खियां जगह-जगह चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। कई बार आतंकवादियों ने टेलीविज़न पर अपनी स्वयं की प्रेस कॉन्फ्रेंस विभिन्न चैनलों के माध्यम से कर डाली है, जो देखने में आई हैं। 1972 की एक घटना आतंकवादी कृत्य की प्रारंभिक दौर की बहुत बीभत्स घटना थी। म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीन के ब्लैक सितंबर ग्रुप के आतंकवादियों ने 11 इजरायली एथलीटों का अपहरण किया था और 9 की हत्या कर दी थी। और इसको दुनिया के टेलीविज़नों पर उस समय काफ़ी प्रचार-प्रसार इस घटना को मिला था। यहीं से आतंकवादियों को एक नया रास्ता मिला अपने प्रचार-प्रसार करने का कि अगर हम कोई आतंकवादी घटनाएँ करते हैं, जब तक उनको प्रचार-प्रसार नहीं मिलेगा, तब तक हमारी घटनाओं का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस तरह आतंकवादियों ने अपने कृत्य को करना और उसके बाद उसके प्रचार-प्रसार के लिए किस तरह हमें इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया हमें कितना बड़ा स्थान दे, इस पर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। आज अगर आतंकवाद के अभिप्राय की बात होती है, आतंकवाद की परिभाषा की बात होती है, तो बड़ी विषम स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अभी प्रारंभिक दौर में हमने कहा कि आतंकवादी कहीं स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो कहीं आतंकवादी कहलाते हैं। तो आतंकवाद के एक विश्व प्रदर्शन की घटना है, इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। टेररिज्म शब्द जो कहा जाता है इंग्लिश में, इसके बारे में यह बताया जाता है कि इस शब्द का जो आविष्कार हुआ, वो फ्रेंच क्रांति के दौरान 1789 से लेकर 1799 का जो दौर था, उसमें आतंकवाद को एक शब्द दिया गया, जो शब्द आतंकवाद शब्द से ज़्यादा परिचित हुआ, टेररिज्म। यह फ्रेंच क्रांति के दौरान प्रकाश में आया शब्द है। उन 10 वर्षों के दौरान जो नृशंसतापूर्ण बर्बरता की कार्रवाई हुई, उसे आतंक का दौर का नाम दिया गया। दुर्भाग्यवश आज आतंकवाद छाया युद्ध चलाने के लिए शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों के हाथ में एक शक्तिशाली औजार बनकर उभरा है। इसके अंतर्गत भय तथा आतंक पैदा करने के एकमात्र लक्ष्य से प्रेरित होकर हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है। आतंकवाद की जो सबसे विशेष प्रमुख बात देखने में आती है कि इसके लिए कोई देश अपने दुश्मन के विरुद्ध आतंकवाद को प्रोत्साहित कर दे और जिम्मेदारी लिए बिना आक्रमण कर सकता है। आज आतंकवाद का व्यवसायीकरण शुरू हो गया है। इसमें विभिन्न देश जो कोई भी देश हो सकता है,
अपना पड़ोसी देश इसका दृष्टांत है कि वह आतंकवाद एक चलती-फिरती फैक्ट्री, एक व्यावसायिक फैक्ट्री का रूप इसने ले लिया है कि कोई भी देश इसको प्रायोजित करता है और घटना करवाता है और उसके बाद कहता है कि हम इस घटना में से मेरा कोई लेना-देना नहीं। तो आतंकवाद आज प्रायोजित फैक्ट्री के रूप पे काम करने लगे हैं। मानव के पैरों के निशान इतिहास के गलियारे में जितने पुराने हैं, उससे कम पुराना इतिहास आतंकवाद का नहीं दिखाई पड़ता। अनादिकाल से आतंकवादी कृत्यों में हत्या, बंधकों को पकड़ रखना, अनेक प्रकार के उत्पीड़न और अत्याचार दिखाई पड़ते रहे हैं। इतिहास के सभी कालों में अधिकांशतः देखा गया है कि कमजोर वर्ग शक्तिशाली वर्ग के प्रभुत्व को हिंसा व निवेदन आदि से प्रतिकार करता आया है। मध्यकालीन इतिहास से ज्ञात होता है कि मध्ययुगीन खलीफा हत्यारों के षड्यंत्र से सदा भयभीत रहा करते थे और इन्हीं प्रकार की घटनाओं का सहारा लिया करते थे। 19वीं शताब्दी में रूसी अराजकतावादी, बाल्कन राष्ट्रवादी तथा असंतुष्ट कृषकों ने भी अपने-अपने लक्ष्यों के रक्षा के लिए आतंकवादी कृत्यों से मिलती-जुलती घटनाओं को अपनाया था। अब कुछ अ, आथरों ने विशिष्ट वैज्ञानिकों ने आतंकवाद को क्योंकि आतंकवाद के बारे में अभी तक विश्व पटल पर आज की तारीख तक कोई भी परिभाषा निर्धारित नहीं हो पाई है। हर व्यक्ति की देखने का दृष्टिकोण, हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति का दृष्टिकोण, हर व्यक्ति का समझाने का दृष्टिकोण आतंकवाद पर अलग-अलग है। इसीलिए आतंकवाद पर आज कोई ठोस नियमावली पूरे विश्व पटल पर नहीं पड़ पाई है। जैसे कुछ अ, ब अ, कुछ सैन्यविदों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से आतंकवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें चैम्बर्स ने कहा है कि आतंकवाद जो है वो भय का एक संगठित तरीका है और ब्रेन एम जेनकिंस ने कहा है कि आतंकवाद हिंसा के प्रयोग की धमकी है, व्यक्ति के हिंसात्मक कार्य है अथवा यह हिंसा का प्रचार है, जि जिसका उद्देश्य भय के प्रयोग से आतंकित करना है। जी स्वजान बर्गर इनके दृष्टिकोण से आतंकवाद के अंतर्गत आतंकवाद शक्ति का प्रयोग भय को उत्पन्न करने के लिए करता है और इसके द्वारा वह उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है जो उसके मस्तिष्क में है। जेएन सक्सेना ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वह हिंसा या भय का कार्य है जिसका क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय होता है तथा जिसे करने वाला एक राज्य का हो और जिसके विरुद्ध किया गया हो वह दूसरे राज्य का या ऐसी हिंसा की घटना हो जो दोनों के ही क्षेत्राधिकार से बाहर की हो तो वह आतंकवादी कृत्य में आती है। प्रोफेसर बालकिंसन ने इस संदर्भ में अपनी बात कहते हुए कहा है कि अपनी मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से लोगों, गुटों, समुदायों या सरकारों को आतंकित करने के लिए आतंकवादियों द्वारा नियोजित व व्यवस्थित तरीके से हत्या व विध्वंस की जो कार्रवाई की जाती है, वह आतंकवाद कहलाएगी। ब्रियाम जेनकिंस इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से हिंसा का जो विचार है वह विचार ही आतंकवाद के दायरे में आता है। राष्ट्र संघ ने भी आतंकवाद की परिभाषा निर्धारित करने का प्रयास 1937 में किया। उसने जो आतंकवाद की परिभाषा बताई उसने बताई कि आतंकवाद वे आपराधिक कार्य हैं जो राज्य के विरुद्ध किए जाते हैं जिनका उद्देश्य या प्रभाव भय की स्थिति को उत्पन्न करना है। यह स्थिति कुछ व्यक्तियों की या जन सामान्य की भी हो सकती है। सन 1985 में आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए 3 भागों में बांटा गया। पहला बिंदु था कि समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्ग से अलग-थलग और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए जो हिंसा की जाए वह हिंसा आतंकवाद के दायरे में आएगी। दूसरा जो उनका बिंदु था उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा अग्नि अस्त्रों का प्रयोग किया गया हो यह आतंकवाद के दायरे में आएगी। तीसरा बिंदु था ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई
जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हों अथवा घायल हुए हों, आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और संपत्ति को हानि पहुंचे, यह आतंकवादी घटनाएं मानी जाएंगी। तो अभी हमने देखा कि इतने सारे सैन्यविदों, राजनीतिकविदों और राष्ट्र संघ और 1985 में आतंकवादी निरोधक कानून, इतने सारे बिंदुओं पर शब्द और कृत्य एक ही है, आतंकवादी घटना, लेकिन उसको देखने का दृष्टिकोण कितने प्रकार का है। यही देखने का दृष्टिकोण आज आतंकवादी घटनाओं के विस्तार को निरंतर विश्व पटल पर प्रसारित करता जा रहा है। एमसी हचिंसन ने आतंकवादी घटनाओं की 7 प्रकार बताए, जो इस प्रकार हैं। पहला, आतंकवादी कारनामों की सुसंगठित पद्धति, बर्बर अथवा स्तंभित कर देने वाला व्यवहार, भय पैदा करने का उद्देश्य, हिंसा हेतु निश्चित लक्ष्यों का चयन, बिना भेदभाव के लक्ष्यों का चयन, अबौद्धिकता, अनैतिकता, अन्यायपूर्ण कार्य, अगर ये दिखाई पड़े तो आतंकवादी घटनाएं आतंकवादी मानी जाएंगी। यह एमसी हचिंसन का दृष्टिकोण था। अब हम अगर आतंकवाद के स्वरूप पर विचार करें कि आतंकवाद का स्वरूप विश्व पटल पर किस प्रकार का है, तो उसमें दिखाई पड़ता है कि वस्तुतः आतंकवाद को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना विश्व पटल पर माना जाता है। जब बौद्धिकता की दृष्टि से, सामाजिकता की दृष्टि से या राजनीतिक कसौटी पर आतंकवाद को कसने की बात होती है, तो कहा जाता है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस तरफ सभी देशों का ध्यान गया कि ये घटनाएं जो हैं वो आतंकवादी कृत्यों के अंतर्गत हैं। तब से आतंकवाद अपने स्वस्थ चरित्र और बनावट की दृष्टि से कई सीढ़ियों को पार कर चुका है। हाल ही के युग में आतंकवादियों ने विश्वव्यापी संकट उत्पन्न कर सभी देशों को इस ओर सोचने पर विवश भी कर दिया है। आज आतंकवादी ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक बम, स्वचालित राइफलों, पत्र बमों तथा अन्य तरीकों के नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। हत्या, अपहरण तथा बम वर्षा करना इनके लिए तो प्रारंभिक दौर की बात है। आतंकवाद क्या है, इसका स्वरूप कब और कैसे न्यायोचित रूप लेता है, कब वह भयानक नरसंहार का प्रतीक बन जाता है, इसे व्यक्त करना नितांत ही कठिन है, क्योंकि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां आतंकवाद न हो, कहीं कम कहीं ज्यादा। आज यह विश्वव्यापी स्वरूप ले चुका है। विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देश इसकी चपेट में हैं और आज भी विश्व पटल पर इसकी सार्वभौमिक परिभाषा निर्धारित नहीं हो पाई। विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देश इसके चपेट में पूर्ण रूप से आ चुके हैं। आतंकवादी एक निर्धारित लक्ष्य और भावभूमि पर आज काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है वहां के शासन को अस्थिर करना, जनता को आतंकित करना और अपने प्रभाव का विस्तार करना। इस प्रकार अपनी मांगों को मानने के लिए सरकार को विवश करना। इन आतंकवादियों के दल में बेरोजगार युवक, जातीय या धार्मिक उन्माद से प्रभावित लोग भी शामिल होना शुरू हो गए। विदेशी प्रलोभन से आकर्षित युवक, व्यक्तिगत या सामाजिक अपमान के विरुद्ध उठ खड़े लोग भी इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। इस तरह इनका संगठन विभिन्न उद्देश्यों को लेकर लड़ने वाले लोगों का एक अलग विशाल विस्तृत स्वरूप लेता चला जा रहा है। आज कश्मीर की स्थिति अगर हम देखें तो उसमें भी प्रारंभिक दौर से लेकर अभी तक आतंकवादी घटनाओं का छिटपुट रूप दिखाई पड़ रहा है। इतनी सारी प्रशासन व्यवस्था होने के बावजूद भी कश्मीर में कहीं न कहीं हमें आतंकवादी कृत्य दिखाई पड़ हर पल दिखाई पड़ जाते हैं किसी न किसी रूप में। विभिन्न विकास क्रमों में आतंकवाद के विभिन्न रूप जो उभर कर आए हैं, एक है व्यक्तिपरक आतंकवाद, दूसरा है क्षेत्रीय आतंकवाद और तीसरा है राष्ट्रीय आतंकवाद और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अगर हम व्यक्तिपरक आतंकवाद के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि इनका आश्रय प्रायः वे लोग ले रहे हैं जिनमें सामने अपने
जिन्हें अपने अपमान का प्रतिशोध लेना हो, न्यायोचित मांग पूरी करानी हो अथवा शत्रु के शक्तिशाली होने के कारण संघर्ष करने की इच्छा हो। फलतः ऐसे लोग गुप्त रूप से घोषित या अघोषित आतंकवादी पद्धति का सहारा ले रहे हैं। जब हम क्षेत्रीय आतंकवाद पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि क्षेत्रीय आतंकवाद जो है वह आतंकवाद है जहां एक राष्ट्र के अंतर्गत क्षेत्रों या समुदाय की ओर अपनी स्वतःभाषी सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग को लेकर आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी आयरलैंड की आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, इटली की रेड आर्मी या रेड ब्रिगेड, जर्मनी का बादेरमेन हाफ गैंग, श्रीलंका की तत्कालीन लिट्टे, भारत की नागा और मिजो विद्रोही, उल्फा, कश्मीर के जेकेएलएफ जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तोयबा आदि संगठनों को लिया जा सकता है। ये आतंकवादी एक निर्धारित लक्ष्य और भावभूमि पर काम करते हैं। इनका उद्देश्य वहां के शासन को डगमगाना, जनता को आतंकित करके अपने प्रभाव का विस्तार करना और इस प्रकार अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार को विवश करना होता है। इन आतंकवादियों के दलों में बेरोजगार युवक, जातीय धार्मिक उन्माद से प्रभावित लोग, विदेशी प्रलोभन से आकर्षित युवक, व्यक्तिगत सामाजिक अपमान के विरुद्ध उठ खड़े लोग शामिल हो जाते हैं। यह क्षेत्रीय आतंकवाद का पैटर्न है। अगर हम राष्ट्रीय आतंकवाद पद्धति पर दृष्टिपात करें तो हम यह पाते हैं कि इसमें आतंकवादी तत्वों को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा मदद, शरण और आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए हथियार प्रदान किया जाता है। इस श्रेणी में पाकिस्तान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, लीबिया, सीरिया, इराक, ईरान आदि के देशों के नाम उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद में हम उन राष्ट्रों के स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों को भी शामिल कर सकते हैं जो उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के दमन चक्र में पिस रहे हैं, जैसे फिलिस्तीनी जनता, दक्षिण अफ्रीका की जनता अथवा आज़ादी प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी। ये लोग अपने विरोधियों तथा उनके समर्थकों को आतंकवादी कार्रवाइयों द्वारा खंडित बनाते हैं, परंतु उनके विरोधियों की दृष्टि में यह आतंकवाद है, इसलिए इन पर कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बिंदु पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जो अभिप्राय है वह यह है कि विभिन्न आतंकवादी संगठनों को एक दूसरे से जुड़ जाना। उदाहरणतः उल्फा आतंकवादी को देखा जाए तो तत्कालीन श्रीलंका के लिट्टे आतंकवादी समूह से जुड़े थे। आसाम का प्रमुख आतंकवादी संगठन वहां से जुड़े थे। इसी तरह कश्मीर के जेकेएलएफ, हिजबुल मुजाहिदीन इत्यादि जो भी संगठन जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तोयबा आतंकवादियों का जो कनेक्शन है पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन स्थित आतंकवादी संगठनों से है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जो स्वरूप है वह अत्यंत विभत्स होता है। कभी-कभी संपूर्ण विश्व में एक साथ कार्रवाई होती है। जैसे खाड़ी युद्ध को अगर हम देखें तो देखते हैं कि सद्दाम हुसैन ने फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के विश्वव्यापी संगठन से आतंकवादी कार्रवाइयों करने का आह्वान उस समय किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक साथ विश्व के कई देशों में अमेरिकी दूतावास तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थान के आसपास एक साथ बम विस्फोट किए गए थे। इसी प्रकार 11 सितंबर 2001 की घटना जिसमें अल-कायदा संगठन के आतंकवादियों ने अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए उनकी इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। पिछले अगर हम 20-22 साल की घटनाएं आतंकवाद की देखें तो आतंकवाद का स्वरूप परिमार्जित होता जा रहा है, लेकिन आतंकवाद की घटनाएं बेतहाशा बढ़ती चली जा रही हैं। अब हम
आतंकवाद के इतने सारे वैश्विक स्वरूप पर चर्चा करने के बाद अगर यह चर्चा करें कि आतंकवाद का कारण क्या है, तो आतंकवाद का कारण जो देखने में यह आता है, इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि आतंकवाद पनपता क्यों है? कैसे कोई भला मनुष्य आतंकवादी बन जाता है? यह तो सत्य है कि आतंकवाद करने वाले आतंकवादी जन्मजात नहीं होते हैं। किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थितियां आतंकवाद की आधारभूमि होती हैं। इन सबों के कारण के अतिरिक्त जब मनोविश्लेषक आज मानते हैं कि आतंकवाद को बीमारी मानते हैं और उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारणों से तलाश करते हैं। जो आतंकवादी किसी संगठनों से जुड़े होते हैं, उसके पीछे एक विचारधारा यह निश्चित योजना की खोज की जा सकती है। मानसिक विकृति ही आतंकवाद का एकमात्र तकनीकी कारण है। इसके अतिरिक्त भी आतंकवाद के उपजने और बढ़ने के पीछे कई कारणों की तलाश की जा सकती है। ऐसे ही कारणों में ऐतिहासिक अन्याय, औपनिवेशिक कारण, संस्कार, छद्म संस्कार, भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ पनपने वाली कुंठा तकनीकी विकास का उल्लेख किया जा सकता है। इजराइल के यहूदी, हिटलर, स्टालिन और मध्यकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा सताए गए थे। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों का निर्मम कत्ल कर दिया था। इस राजनीतिक दमन, हत्या आदि ने इजराइल के यहूदियों के मन में सोवियत संघ व अरबी मुसलमानों के खिलाफ घृणा भर दी, जो कि बाद में आतंकवाद के रूप में दिखाई पड़ा। औपनिवेशिक कारकों की व्याख्या करते हुए उन आतंकवादी संगठनों के बारे में भी बात की जा सकती है, जो अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तमाम औपनिवेशिक शक्तियों ने देश की स्वतंत्रता प्रदान कर दी, फिर भी कुछ देश जैसे फिलिस्तीनी, सहारा आदि अभी भी संघर्षशील हैं। इसलिए फिलिस्तीन को इजराइल से आज़ाद कराने के लिए पीएलओ आतंकवादी गतिविधियां अपनाए हुए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्वापो सहारा के आज़ाद कराने के लिए पोली सीरिया मोरक्को के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। महाशक्तियां भी आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रमुख कार्य कर रही हैं। यह किसी भी व्यक्ति से छुपा नहीं है, लेकिन वह गुप्त रूप से यह कार्य कर रही हैं। इस तरह के आतंकवाद का उद्देश्य उस देश विशेष की सरकार को अस्थिर करना होता है। इस प्रकार के आतंकवाद में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन, पाकिस्तान की आईएसआई, फिलिस्तीन की एनपीए आदि का उल्लेख किया जा सकता है। एक भ्रष्ट और तानाशाह पूर्ण राजतंत्र भी आतंकवाद के जन्म का कारण बन सकता है। किसी राज्य की नौकरशाही यदि भ्रष्ट, बेईमान और अकर्मण्य हो, तो नागरिकों के अंदर हताशा और निराशा का भाव भर जाता है। ऐसी हताशा और निराशा में यदि जनता किसी ऐसे हिंसक आतंकवादी संगठनों की शरण पा लेती है, तो जो इन्हें भ्रष्ट और अकर्मण्य नौकरशाही से अपने आतंकवादी कारनामों के द्वारा मुक्ति दिला सके, तो वह उसका सहारा लेने में रंच मात्र का भी संकोच नहीं करते हैं। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में सरकार के खिलाफ तख्तापलट घटनाओं के पीछे ऐसे ही आतंकवादी संगठनों का हाथ दिखाई पड़ा है। भारत में नक्सलवादी आंदोलन भी लगभग इसी पैटर्न से मिलता जुलता मिला माना जाना चाहिए। विश्व के प्रमुख आतंकवादी संगठनों के बारे में अगर परिचर्चा की जाए, तो विश्व में अगर गिनने बैठे तो इतने सारे आतंकवादी संगठन हैं कि गिनना ही कठिन काम हो जाएगा। लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख आतंकवादी संगठनों का यहाँ मैं जिक्र करूंगा। अल फतह, यह विश्व यह जो विश्व विख्यात फिलिस्तीनी संगठन है, इसकी स्थापना 1959 में मिस्र की राजधानी काहिर में सक्रिय विद्रोही नेताओं द्वारा की गई है। सलाह खालाफ फारूक कदोमी, खलील उल वजीर इस संगठन का नेतृत्व कर रहा है। दूसरा संगठन जो प्रमुख है विश्व पटल पर, अबू निदाल,
इस संगठन की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई। अरब इजराइल युद्ध के समय हुई है और यह संगठन आज बहुतायत मात्रा में आतंकवादी कृत्य कर रहा है। डायरेक्ट तीसरा आतंकवादी संगठन है डायरेक्ट एक्शन फोर्स। यह फ्रांस का संगठन है, आतंकवादी संगठन है। यह 1 मई 1969 को निर्माण हुआ है। इसके जो दो मुख्य सदस्य हैं, जिया मार्क राइडुला और मैडम नेथली मेनांगा, ये इस संगठन का नेतृत्व कर रही हैं। तीसरा जो प्रमुख आतंकवादी संगठन विश्व पटल पर काम कर रहा है वह है बादर मीना हाफ ग्रुप। यह जर्मनी का प्रसिद्ध आतंकवादी संगठन है। इसे रेड आर्मी फैक्शन के नाम से भी विश्व पटल पर जाना जाता है। इसका जो लीडर है वो एंड्रिस वादर यूजरिक मीना हाफ है। यह संगठन जर्मनी में समय समय पर अपने आतंकी कृत्यों द्वारा तांडव करता रहता है। प्रमुख आतंकवादी संगठनों में जर्मन एक्शन ग्रुप का भी नाम आता है। यह जर्मनी का अति दक्षिणपंथी आतंकवादी गुट है। इसकी स्थापना मैनफ्रेड रोडर द्वारा की गई है। यह संगठन भी समय समय पर जर्मन में अपने हिंसात्मक कृत्य द्वारा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। इसके बाद प्रमुख आतंकवादी संगठनों में जापानी लाल सेना का भी नाम आता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इस संगठन ने शहरी छापामार युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रांति के अपने सिद्धांतों का ऐलान करके जापान में आतंकवादी घटनाओं की शुरुआत उस समय की थी। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी आतंकवादी ग्रुपों का हम नाम लेते चले जा रहे हैं, इसमें कोई भी राष्ट्र, प्रमुख राष्ट्र ऐसा नहीं बच रहा है जहां कोई ना कोई आतंकवादी संगठन किसी न किसी रूप में काम कर ना रहा हो। मात्रा कृत्यों की कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन वहां पर आतंकवादी घटनाओं करने वाले संगठन किसी न किसी रूप में जरूर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह आतंकवादी संगठनों में एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का नाम बहुत ज्यादा चर्चित सुनाई पड़ता है, मोसाद। सन 1950 में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरिया द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मोसाद का प्राथमिक कार्य विदेशों से वे सूचनाएं प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना है जो इसराइल से संबंधित है। यह मोसाद इजराइल की दृष्टि से तो सही हो सकती है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए अभिशाप साबित हो रही। तो वही बात उभर के आती है कि यहाँ आतंकवादी संगठन और वहाँ पर राष्ट्रवादी। तीसरे संगठन का नाम है फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। यह फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला संगठन था। इसका जो प्रथम नेतृत्व करता था अल सुकुइरी था। यासर अराफात बाद में यासर अराफात ने इस संगठन की कमान बहुत दिनों तक संभाले रखी। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, यह आयरलैंड का सुप्रसिद्ध भूमिवादी आतंकवादी संगठन है। सन 1939 में आयरिश सरकार द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। इसका मुख्य कार्य वही आतंकवादीकृत बम विस्फोट करना, राजनीतिक हत्याएं करना रहा। सबसे चर्चित आतंकवादी संगठन जिसको हम सभी एक टेक्निकल आतंकवादी संगठन के रूप में विश्व पटल पर जानते हैं वह लिट्टे रहा है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इस संगठन ने अब वर्तमान में यह संगठन लगभग मृत प्राय हो गया है श्रीलंका में, लेकिन प्रारंभिक दौर में इस संगठन की चर्चा यहाँ करना चाहूँगा कि प्रारंभिक दौर में इस संगठन ने पूरे विश्व पटल पर, मैं ये मानता हूँ कि इस संगठन ने पूरे विश्व पटल में सभी आतंकवादी संगठनों को टेक्निकल दृष्टि से किस प्रकार आतंकवाद की घटनाएं की जाएं इसके लिए बहुतायत मात्रा पे प्रेरित किया था। इसलिए इस संगठन की चर्चा नितांत आवश्यक है। इस संगठन की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। यह श्रीलंका का सबसे ताकतवर गोरिल्ला संगठन था। वर्तमान में अभी भी है लेकिन मृत प्राय है, लेकिन उस समय का सबसे ताकतवर गोरिल्ला संगठन था। एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने के लिए यह पैसा और हथियार जुटाता था।
1983 में इसकी श्रीलंका सरकार से आमने-सामने लड़ाई प्रारंभ हुई। इसकी सदस्य संख्या उस समय 8 से लेकर 10,000 थी। लिट्टे को धन और हथियार बाहरी राष्ट्रों के सहयोग से मिलते थे। श्रीलंका का उस समय उत्तरी पूर्वी तट पर पूरा कब्जा था और इसका जो मुख्यालय उस समय था उत्तरी श्रीलंका में था। इसके नेता वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन का सूचना तंत्र इतना मजबूत था कि उसके इलाके में कोई भी आदमी प्रवेश कर ही नहीं सकता था। श्रीलंका की सरकार के सैनिकों का प्रवेश करना तो बहुत ही दुर्लभ था उस समय। लेकिन आज यह संगठन वहां पे मृतप्राय है। आर्म सुप्रीम टूथ एक आतंकवादी संगठन बहुत चर्चा में विश्व पटल पर है। और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। जापान के कानून के अनुसार धार्मिक संगठन या संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त इस संगठन के सदस्यों ने 1990 में चुनाव भी लड़ा। इस संगठन की कमान फुमिहिरो ज्यू के हाथ में थी। रासायनिक हमलों को अंजाम देने में यह संगठन बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुका था। 20 मार्च 1995 को इस संगठन के सदस्यों ने टोक्यो सबवे में ट्रेन यात्रियों पर सेरिन गैस उस समय छोड़ी थी 1995 में। उस समय इस कांड में 126 लोग मारे गए थे। यह ग्रुप जापान में इस तरह के रासायनिक हमले प्रारंभ में भी करता रहा। जापान में इसकी सक्रिय सदस्यों की संख्या 1500 से 2000 के बीच उस समय थी। टोक्यो सबवे में इस हमले के दौरान इस संगठन ने अपनी सदस्यों की संख्या उस समय 4000 के करीब स्वीकार की थी मीडिया के समक्ष। रेवोल्यूशन आर्मर्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया कोलंबिया कम्युनिस्ट पार्टी ने 1964 में अपने सैनिक दस्ते के रूप में इसकी स्थापना की थी। यह कोलंबिया का सबसे पुराना ताकतवर कुशल आतंकवादी संगठन रहा। इसका अपना सेक्रेटेरिएट भी था। बमबारी, हत्या, अपहरण, वसूली, हाईजैक, गोरिल्ला युद्ध के जरिए आतंक फैलाना इस संगठन का उद्देश्य है। तो विश्व पटल पर हमने इतने सारे आतंकवादी संगठनों के बारे में चर्चा की और यह देखा कि आतंकवाद के बारे में जितना भी विस्तृत चर्चा की जाए वो चर्चा होती ही चली जाती, लेकिन आतंकवाद का स्वरूप क्या हो, कैसे हो, यह बताना या समझाना या प्रमुख रूप से स्वीकार करना किसी भी राष्ट्र ने एकीकृत होकर यह नहीं मानक बनाए कि आतंकवाद इस स्वरूप का निर्धारण किस प्रकार हो और आतंकवाद पर अंकुश किस प्रकार लगाया जाए। आतंकवादी घटनाओं को जब विश्व पटल पर हम दृष्टिपात करते हैं तो एक बड़ी विषम चीज दिखाई पड़ती है। वह विषम चीज यह दिखाई पड़ती है कि विश्व के किसी भी कोने पर जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो आतंकवादी घटनाओं में किसी न किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल जरूर होता है। जैसे सपोज दैट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना का अगर हम अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका जैसे राष्ट्र पर इतनी बड़ी घटना हो जाना यह कैसे संभव है। आज विचारणीय प्रश्न यह है कि जो मेरा देखने का दृष्टिकोण है वह यह है कि आज आतंकवादी घटनाओं को करने के लिए तमाम सारे टेक्निकल संसाधन चाहिए, तमाम सारे वित्तीय रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन ये वित्तीय रिसोर्सेज और ये एडवांस वेपन्स ये कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, किस तरह प्राप्त हो रहे हैं आतंकवादी संगठनों को, यह बड़ा विचारणीय प्रश्न हो गया है। आज तक इतने सालों के बाद भी किसी भी आतंकवादी संगठन की अपनी वेपन्स फैक्ट्री आज तक नहीं पकड़ी गई। यह बड़ा शोचनीय बिंदु है। आज विश्व के पटल पर जब आतंकवादी घटनाओं का अवलोकन होता है या कोई बड़ी घटना होती है तो तमाम सारे संगठन
सेंटो, नाटो, G20, हम मतलब उँगली पर गिनते-गिनते थक जाएँ, न जाने कितने संगठन बनाए गए हैं और सभी संगठनों का जो पर्याय समझ में आता है, वह यह समझ में आता है कि कहीं भी कोई विध्वंसक घटना ना हो, आतंकवाद निर्मूल समाज हो। लेकिन जब आतंकवादी कहीं पर पकड़ा जाता है, तो कहीं पर किसी राष्ट्र की मुहर लगा वेपन्स मिलता है, कभी किसी राष्ट्र का मुहर लगा वेपन्स मिलता है। उनकी अपनी कोई भी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे वो वेपन्स का निर्माण करते हों, जहाँ वो और उनको वित्तीय रिसोर्सेज़ कहाँ से मिलता है। तो कभी-कभी यह बड़ा विचारणीय बिंदु हो जाता है कि विश्व के सभी राष्ट्र आतंकवाद को मानसिक रूप से समाप्त करना चाहते हैं या पर्दे के पीछे इसके सहारे अपने हित साधन को करना चाहते हैं। आतंकवाद के बढ़ावा देने वाले कारकों के बारे में अगर थोड़ा मंथन किया जाए कि आतंकवाद आखिर क्यों बढ़ता है, क्या कारण है? उसमें कुछ प्रमुख बिंदु जो निकल के आते हैं, उसमें पहला कारण है कि आधुनिकीकरण की धारणा। क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में हम देखते हैं कि जो लिट्टे की चर्चा होती है, लिट्टे के समय से एक आतंकवादी ट्रेंड का बहुत बड़ा चलन विश्व में बदला। वह चलन यह विश्व में बदला कि स्वयं को नष्ट करके सामने वाले का नुकसान करना, आत्मघाती बम विस्फोट। इससे पहले भी अपवाद स्वरूप घटनाएं विश्व पटल पर देखने को मिलती। मेरी आवाज सभी को आ रही स्पष्ट? जी जी जी। हम जब विश्व पटल की घटनाओं का अवलोकन करते हैं तो आतंकवादी कृत्यों के प्रकार विश्व पटल पर तमाम तरह से दिखाई पड़ते रहते हैं। लेकिन जब लिट्टे संगठन अस्तित्व में आया, तो इसने एक नए तरह का आतंकवादी ट्रेंड उस समय पूरे विश्व पटल पर लाकर रख दिया था और यह आतंकवादी संगठन विश्व के सभी आतंकवादी संगठनों के लिए मेरे दृष्टि से प्रेरणा का स्रोत बन गया। क्योंकि इस आतंकवादी संगठन के जितने भी कृत्य होते थे, इसमें व्यक्ति निर्मूल होता था। व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सामने वाली सत्ता का नुकसान करना होता था और चाहे उसके लिए स्वयं को हमें बम विस्फोट से उड़ा देना पड़े। इसीलिए जब लिट्टे की स्थापना नहीं हुई थी, अगर उससे पूर्व के कालखंडों पर हम विचार करें, आतंकवादी कृत्यों की घटनाओं का अवलोकन करें, तो हम पाते हैं कि वहाँ पर स्वयं को नष्ट करके सामने वाले को नुकसान पहुँचाने की परिकल्पना आतंकवादी कृत्यों में बहुत कम दिखाई पड़ती है। लेकिन जब लिट्टे का पैटर्न आया तो फिर जम्मू कश्मीर के आतंकवादी ट्रेंड को आप देखें, वहां पर भी आत्मघाती घटनाओं का दौर प्रारंभ हुआ। स्वयं को बम से बांधकर उड़ाने की घटना प्रारंभ हुई। तो यह चलन इसीलिए अगर विश्व पटल पर लिट्टे को अगर सभी विश्व आतंकवादी संगठनों का गुरु मान लिया जाए, तो यह कहना अपवाद नहीं होगा। इसी तरीके की घटना की प्रेरणा इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने भी ली, क्योंकि उससे पहले अगर उनके आतंकवादी कृत्यों को आप देखिए तो जो आत्मघाती दौर था वो भी लिट्टे से ही उन्होंने भी प्रेरणा ली, ऐसा मेरा मानना है। तो भारत में जितने आतंकवादी संगठन शामिल थे, वो तो लिट्टे से प्रेरणा प्राप्त किया ही किया, लेकिन जो आतंकवादी संगठन इस्लामिक टेररिज्म मतलब मध्य पूर्व में भी काम कर रहे थे या अन्य जगहों पर भी काम कर रहे थे, उन्होंने भी लिट्टे के पैटर्न पे काम करना प्रारंभ किया और आतंकवादी घटनाओं का एक भयावह दृश्य विश्व पटल पर दिखाई पड़ना शुरू हो गया, जिसमें स्वयं को नष्ट करके सामने वाले के नुकसान करने की परिकल्पना अस्तित्व में आई। क्योंकि जब यह परिकल्पना अस्तित्व में आई, तो इसके सामने मशीनरी भी असहाय दिखाई पड़ने लगी। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति में जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति से सुरक्षा पाना नितांत ही कठिन हो गया, मानना चाहिए। अब अगर हम विचार करें कि स्वयं को नष्ट करके सामने वाले को यानी मरना कितना कठिन विचार है, तो ये आतंकवादी घटनाएँ में क्यों होती हैं? इसके क्या-क्या कारण हैं? तो इसमें कुछ कारण निकल कर आते हैं,
इसमें प्रमुख कारण है आधुनिकीकरण की धारणा। आधुनिकीकरण की धारणा के अंतर्गत हम यह मान सकते हैं कि विश्व के अधिकांश देश क्रांतिकारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। फलस्वरूप हर जगह ऐसे वर्ग पाए जाते हैं जो अपने आप को विपन्न और या सुविधाओं से वंचित मानते हैं। अतः वह राजनीतिक विरोध व्यक्त करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो बहुत सारे उनके मतलब स्वरूप निकल के आते हैं। कोई एक मूल बिंदु नहीं होता है कि गरीबी, लाचारी, बेबसी। तो बहुत सारे कारण, क्योंकि आतंकवाद का जब अध्ययन शुरू हुआ तो पहले कहा जाता था कि जो बेबस है, लाचार है, सताया हुआ है, वही शस्त्र उठा रहा है। लेकिन अब आतंकवादी घटनाओं का जब अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि तमाम सारे कारण आतंकवादी घटनाओं के देखने को मिलते हैं। जाति विस्फोट को भी लिया जा सकता है। आज विभिन्न परिवेशों में अगर हम देखें तो जैसे रेडेशिया में श्वेत और अश्वेतों के बीच झगड़ा हो जाता है, या फिर अमेरिका में किसी तरह की घटना देखने को मिलती है, या जाति उन्माद के प्रभाव में कहीं ना कहीं भारत में भी यह घटना देखने को मिलती है। तो इसका सेम पैटर्न भी अगर आप टैली करें तो उसी कृत्य के अंतर्गत आ जाता है। अब हिंसा का प्रभाव भी आतंकवादी घटनाओं के कारक में एक सहायक माना जाता है। इस कारक के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ फ्रांज फेनन हैं, जिन्होंने अल्जीरिया में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के साथ कार्य किया और रिचार्ड आओ अर्थ नामक क्रांतिकारी पुस्तक भी लिखी। उन्होंने अपने लेखों द्वारा आतंकवाद की रणनीति का जमकर प्रचार किया और इस धारणा का प्रतिपादन किया कि हिंसा व्यक्तियों पर रचनात्मक प्रभाव डालती है तथा राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती है। उनकी आधारभूत मान्यता यह है कि हिंसा दलित लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में आबद्ध करती है। बड़ा हास्यास्पद दृष्टिकोण है, लेकिन यह भी आतंकवाद के कारणों में गिना गया। उनके अनुसार उपनिवेशवाद की समाप्ति और संबंधी अनुभव। आतंकवाद पर प्रकाशित लेखों पर कई विद्वानों ने या अपनी दलील भी जगह जगह पर दी कि आतंकवाद जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध राजनीतिक और वैचारिक संघर्षों की अभिव्यक्ति है। पांचवा कारक है छापामार का मिथिक। दूसरे शब्दों में इस मिथिक का आशय यह है कि जो भी आंदोलन छापामार युद्ध या आतंकवाद की रणनीति को अपनाता है उसकी सफलता संदिग्ध है। लेकिन इसके मिथक को लिट्टे ने तोड़ दिया, क्योंकि लिट्टे की जितनी भी घटनाएं देखने को आई, वैसे इससे पहले में चीन में भी माओ के साम्यवादी, हिंद चीन में वियत मिन्ह, अल्जीरिया में एफएलएन, आज की कारगुजारियां इस तरह की दिखाई पड़ती हैं। लेकिन लेटेस्ट में जो लिट्टे ने आतंकवादी कृत्य किए वो गोरिल्ला पैटर्न पर ही सारे विश्व में दृष्टिपात हुए। अब हम आतंकवादी कृत्यों के बारे में जो हमने चर्चा किया, उसमें आतंकवादी ट्रेंड के बारे में अभी हम लोग ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की भी चर्चा करेंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, यह दोनों पैटर्न आतंकवाद के वित्त पोषक में सबसे बड़ा ऑक्सीजन का काम कर रहा है। उससे पूर्व यह बड़ी परिचर्चा आवश्यक हो गई है कि जब हमने अभी आपके समक्ष इतने सारे आतंकवाद के दृष्टांत पर विभिन्न तरह से अलग अलग प्रकार से बिंदु रखने का प्रयास किया, लेकिन जब सभी का समूल अध्ययन करें तो हम यह पाते हैं कि जब से आतंकवाद प्रारंभ हुआ, इसकी कोई सन और तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है। क्योंकि आपने देखा कि अगर सत्ता के खिलाफ विद्रोह है तो वह भी आतंकवाद है। अगर वह अपने हित साधन की पूर्ति करने के लिए कर दिया गया तो भी आतंकवाद है। एक बड़ा अजीब सा शब्द आतंकवाद के लिए उभर के आता है, कभी कभी विप्लव कह दिया जाता है। विश्व पटल पर जब आतंकवाद को लेकर चर्चा होती है तो एक बड़ा अजीब सा पैटर्न निकल कर आता है। जैसे सपोज डेट अपने यहाँ भारत में नक्सलवादी घटनाएं भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर की जाती हैं।
वही पैटर्न, हिंसा करना, अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद ना, शासन प्रशासन पर हमला करना, शासन प्रशासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना, उस क्षति को पहुंचाने के लिए उसी प्रकार की हिंसा करना। लेकिन इस हिंसा को आतंकवाद माना जाए या विप्लव कहा जाए, विद्रोह कहा जाए, तो एक अजीब सी परिभाषा विश्व पटल पर उभर के आती है कि आतंकवाद जो है वह जब किसी विदेशी संगठन द्वारा अगर किसी देश पर हमला किया जाए तो वह घटना आतंकवाद की है, और जब कोई घटना अगर आपके अंदर विद्रोह की हो, अपने राष्ट्र के अंतर्गत हो, तो वह विप्लव के अंतर्गत गिनी जाए। तो अगर सोचनीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बड़ा नितांत विचारशील प्रश्न हो गया कि घटना का पैटर्न सेम, हिंसा करने का तरीका सेम, लेकिन उसको व्याख्या करने की तरीका अलग-अलग। बड़ा आत्म मंथन का दौर चल रहा है पूरे विश्व में, लेकिन इसके पर्दे के पीछे अभी हम चर्चा आगे करेंगे समापन के दौर में कि समूल इसके साथ क्या भूमिका हो। उससे पहले हम लोग थोड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग, जो आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ट्रैफिक में टेररिज्म के बाद ड्रग ट्रैफिकिंग है, नशीली दवाओं का व्यापार। नशीली दवाओं का व्यापार आतंकवाद के लिए बहुत बड़ा वित्तीय रिसोर्स का काम कर रहा है। आज आपका अगर हम बहुत नज़दीक इसका देखना चाहें तो ड्रग ट्रैफिकिंग की जो सबसे बड़ी भयावह दृष्टि पंजाब में आजकल देखने को मिल रहा है। न जाने कितने युवाओं को नशीली दवाओं के साथ आदी बना के उनका पूरा भविष्य रद्द कर दिया जा रहा है, भविष्य बेकार कर दिया जा रहा है, शोचनीय कर दिया जा रहा है। तो यह घटना भी मैं आतंकवादी कृत्य में मानता हूँ कि जो युवा भारत के देश निर्माता हो सकते थे, आज उनको नशीली दवाओं के ज़रिए बेकार कर दिया जा रहा है, खोखला कर दिया जा रहा है, मानसिक विकृति का शिकार कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पंजाब में ही ये घटनाएँ हो रही हैं, भारत के सभी प्रांतों में ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं। लेकिन पंजाब में बृहत स्तर पर अभी लेटेस्ट में प्रकाश में आया कि वहाँ नशीली दवाओं के व्यापार के ज़रिए बहुत सारे युवाओं का मानसिक दोहन किया जा रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में थोड़ा टेक्निकल अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि अवैध दवा व्यापार या नशीली दवाओं की तस्करी, प्रतिबंधित दवाओं की खेती, निर्माण, वितरण और बिक्री के लिए समर्पित वैश्विक काला बाजार। फिर से मैं दोहराता हूँ, अवैध दवा व्यापार या नशीली दवाओं की तस्करी, प्रतिबंधित दवाओं की खेती, निर्माण, वितरण और बिक्री के लिए समर्पित एक वैश्विक काला बाजार ड्रग ट्रैफिकिंग यानी नशीली दवाओं के व्यापार का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अधिकांश क्षेत्राधिकार नशीली दवाओं के निषेध कानूनों के उपयोग के माध्यम से लाइसेंस के तहत कई प्रकार की दवाओं के व्यापार को प्रतिबंधित करते हैं। थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के ट्रांसनेशनल क्राइम एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2014 में 426 अमेरिकी डॉलर और 652 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच वैश्विक अवैध दवा बाजार के आकार का अनुमान लगाती है। मतलब 652 अरब अमेरिकी डॉलर और 426 अरब अमेरिकी डॉलर वैश्विक अवैध दवा बाजार के आकार का अनुमान लगा रही है। तो आप कल्पना करिए कि अनुमान अगर सार्थक रूप में परिणित हो रहा होगा तो इससे कई गुना कितना ज़्यादा बाजार अवैध नशीली दवाओं का विश्व पटल पर परिचालित हो रहा है, और इससे होने वाली आमदनी सिर्फ और सिर्फ विनाशक गतिविधियों के लिए ही है, और वह घटनाएं आतंकवाद के रूप में विश्व पटल पर परिचालित हो रही हैं। विश्व जीडीपी के अनुसार उसी वर्ष 18 ट्रिलियन
78 ट्रिलियन का अवैध ड्रग व्यापार कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 1% होने का अनुमान लगाया गया है। इसी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में विश्व पटल पर यह प्रस्तुत किया है। 21वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका और यूरोप में नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि देखी गई थी। विशेष रूप से मारिजुआना और कोकीन, उस समय का जो सबसे ज्यादा नशीला पदार्थ उस समय बिक्री के रूप में प्रकाश में आया था, मारिजुआना और कोकीन की मांग में वृद्धि हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप सिनालोआ, कार्टेल और नड्रांग हेता जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट ने ट्रांस अटलांटिक ड्रग तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग बढ़ाया है। यूरोप में एक अन्य अवैध दवा हशीश हशीश का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जून 2021 में इंटरपोल ने 92 देशों में एक ऑपरेशन संयुक्त रूप से चलाया और खुलासा किया कि जिसने एक महीने पहले ही 1,13,000 वेबसाइटों और नकली या अवैध दवाओं और चिकित्सा उत्पादों को बेचने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस को बंद कर दिया, जिससे विश्व भर में लगभग कई हजार लोगों की गिरफ्तारी हुई और 23 मिलियन डॉलर यूके फार्मास्यूटिकल उत्पाद बरामद हुए और भारी मात्रा में नकली कोविड-19 परीक्षण और करने वाली किटें और फेस मास्क सहित लगभग 9 मिलियन उपकरणों और दवाओं की जब्ती। इतनी बड़ी तादाद में, यह तो संक्षिप्त आंकड़े हैं। अगर विश्व के किसी भी देश का हम अवलोकन करें, आतंकवादी घटनाओं का अवलोकन करें, तो उनके पास इतने वित्तीय रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? उसका सबसे प्रमुख स्रोत है ड्रग ट्रैफिकिंग। दक्षिण एशिया परिवेश का जब हम अध्ययन करें, तो दक्षिण एशिया में सन 2007 में से पूर्व सिर्फ 7 राष्ट्र थे। 2007 और 8 के बीच 2007 में ही दिल्ली में सार्क सम्मेलन हुआ था, जहां पर अफगानिस्तान को भी सार्क कंट्रीज में शामिल कर लिया गया था। उसी दौरान एक प्रमुख घटना हुई थी। वह घटना थी कि नेपाल के तख्तापलट के बारे में काम करना शुरू हो गया था। लेकिन जब हम अफगानिस्तान को देखते हैं, तो अफगानिस्तान में पाते हैं कि सबसे ज़्यादा मादक द्रव्यों का अगर कहीं आवागमन होता है, तो उसमें अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है, जहाँ से अवैध मादक पदार्थों का आयात और निर्यात होता था और तालिबान इसके जरिए ही वित्तीय रिसोर्सेज जुटाता रहा है। विश्व पटल पर जब आतंकवाद पीड़ित और आतंकवाद करता, इस पर जब चर्चा होती है, तो यह दिखाई पड़ता है कि जो सार्क कंट्रीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विश्व के सभी देश तो पीड़ित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित देशों में प्रारंभिक दौर से भारत दिखाई पड़ता है। विश्व के सार्क कंट्रीज के नेपाल हों, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान, मालदीव, इन राज्यों में तो कभी-कभी थोड़ा बहुत सुनने में आता है, लेकिन पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन राष्ट्रों में को अगर हटा दिया जाए, तो आतंकवाद की कथा ही अधूरी रह जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित देश प्रारंभिक दौर से आतंकवादी घटनाओं से यही रहे हैं। पाकिस्तान के साथ एक विशेषता है कि वह स्वयं पीड़ित भी है और आतंकवाद का पोषक भी वही है, क्योंकि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ, उसके रक्त में ही यह बिंदु प्रवाहित हो रहा है कि जब तक वह ऐसी घटनाओं में सम्मिलित नहीं रहेगा, तब तक उसके जन्म लेने का आधार शून्य माना जाएगा।
इसलिए पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित भी कहा जाएगा और आतंकवाद पोषक करने का सबसे बड़ा समर्थक देश, वो भी सिर्फ और सिर्फ भारत के विरुद्ध। इसी तरीके से बांग्लादेश के भी आतंकवादी संगठनों का अगर हम अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि बांग्लादेश भी तमाम तरह की घटनाएं, उनके भी राष्ट्राध्यक्षों की हत्या की गई, इस तरह भारत में दृष्टांत देखने को मिलते हैं। लेकिन वो अभी स्वयं पीड़ित हैं, लेकिन सामने वाला पीड़ित होना चाहिए, उनके दृष्टांत में रहा है। श्रीलंका को अगर हम देखते हैं तो उनके यहाँ आतंकवादी घटनाओं में हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या दृष्टिपात होती है, जिसमें श्रीलंका के लिट्टे का हाथ पर्याप्त रूप से देखने को मिला था। इसलिए ये सारे देशों की किसी भी घटनाओं का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि कहीं न कहीं आतंकवादी घटनाएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सा एक दूसरे को पोषण देती हुई पाई जाती हैं। अब हम लास्ट पॉइंट पे थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग के बाद मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सुनने से ही समझ में आ जाता है कि काले धन का खेल, काला धन किस तरीके उत्पन्न होता है और सफ़ेद धन किस तरीके होता है, इसका पर्याय यही है कि जिस धन पर आय हम घोषित करें और सरकार को टैक्स प्रदान करें, वह सफ़ेद धन है। और जिस धन को हम किसी भी पटल पर ना घोषित करें और अवैध रूप से उसका चलन मुद्रा का करें, तो वो अवैध व्यापार के अंतर्गत आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में गलत तरीकों से एकत्र किए हुए धन को इस रूप में निवेश किया जाता है ताकि सरकार को यह पता ही न चल पाए कि धन का असली स्रोत क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को लॉन्डेरर भी कहा जाता है। ये लोग बेहद शातिर होते हैं और अपने निवेश के लिए प्रतिष्ठित सीए को हायर करके रखते हैं। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग को हिंदी में धन शोधन कहा जाएगा। तो धन शोधन या आसान शब्दों में काले धन को वैध बनाना, अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोत को छिपाने की कला है। अंततः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग शब्द सबसे ज्यादा लोकप्रिय 1990 के दशक में हुआ, जब कई राजनेताओं के नाम उस समय प्रकाश में आए। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में अधिनियमित किया गया था। इसमें 3 बार संशोधन किए गए, 2005, 2009 और 2012 में। मनी लॉन्ड्रिंग के अगर चरण स्टेप्स को देखें तो यह 3 चरणों में दिखाई पड़ते हैं। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में गंदे पैसे को वैध वित्तीय प्रणाली में इंजेक्ट किया जाता है। लेयरिंग में लेन देन और बही खाता पद्धति की एक ऐसी श्रृंखला तैयार की जाती है जो धन के स्रोत को छिपाता है। तो आतंक और अगर भारत के थोड़े बहुत आतंकवाद रोकने के ठोस प्रयासों का अध्ययन किया जाए तो भारत के बारे में इसलिए चर्चा की है कि भारत सबसे ज़्यादा आतंकवाद से पीड़ित देश, अगर विश्व के सभी आतंकवादी पीड़ित देशों के बारे में अध्ययन किया जाए तो भारत की घटनाएं जितनी दिखाई पड़ती हैं, जैसे अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 दिसंबर 2001, उस समय अमेरिका को सबसे पहले आतंकवादी घटनाओं के दर्द का एहसास हुआ। उससे पहले आतंक अमेरिका का भी जब पंचायत न्याय पंचायतें बैठती थी, अमेरिका का भी दृष्टिकोण दोहरा होता था, वहां पे जाके बदल जाता था। लेकिन जब 11 दिसंबर 2001 की घटना हुई तो ओसामा बिन लादेन को तब तक खुलेआम रूप से आतंकवादी न स्वीकार करने वाला अमेरिका उसके पीछे पड़ गया और उसको आतंकवादी उसने मान लिया और अंत में उसका नाश भी किया। तो आतंकवादी कृत्यों के बारे में भारत के को रोकने के लिए भारत ने कुछ अपने ठोस उपाय किए हैं, उसके बारे में थोड़ा परिचर्चा करना आवश्यक है। पहला उपाय, आतंकवाद को उन्मूलन करने के पूर्व आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले कारकों की तलाश की जानी चाहिए और ठोस योजना बनानी चाहिए, या आतंकवाद को रोकने के कुछ ठोस उपाय हो सकते हैं। आतंकवाद, जासूसी और तोड़फोड़ की साजिशों से निपटने के लिए
हमारी गुप्तचर व्यवस्था को अधिक चुस्त और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कुछ विचार हैं कि अगर आतंकवाद को रोका जाए तो क्या-क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर काम किया जाए, जिससे आतंकवादी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। दूसरा जो बिंदु हो सकता है कि जो तलवार के बल पर जीने को कटिबद्ध हैं, उन्हें तलवार से समाप्त करने में कोई भी ढील नहीं बरतनी चाहिए। एक कहावत अपने संस्कृत में कही गई है, शठे साठ्यम समाचरेत। और इसका जो अगर हम प्रतिरूप देखें तो हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा होने के बाद में अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उस पे कानूनी प्रक्रिया करने में, जैसे कसाब का उदाहरण अपने यहाँ पर है कि अंत में उसको विधि के तहत फांसी दी गई, अच्छी बात है, लेकिन इतने एक्सपेंसेस हो गए उसको फांसी के चरण में। तो ऐसे आतंकवादियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए कि इनके लिए मतलब त्वरित प्रक्रिया अपनाकर इनका तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। इनको ज़्यादा न्यायिक प्रक्रिया के फेर में फंसाना नहीं चाहिए। आतंकवाद से जुड़े प्रशिक्षण केंद्रों का प्रमाण मिलने पर उन्हें नष्ट करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहमति तत्काल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भी संज्ञान में आवे कि यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि है तो उस पे बहुत ज़्यादा चर्चा, परिचर्चा, बुद्धिजीवियों की जमात बना के डिस्कशन करने की जगह हमें उन राष्ट्रों से पर्याप्त सहमति बनानी चाहिए कि आपके यहाँ का ये संगठन हमारे यहाँ ये विनाशक कृत्य कर रहा है, हमें सहायता दीजिए और तत्काल उस पर एक्शन करना चाहिए। प्रशासन में और ऐसे कृत्यों में जहाँ पर ऐसे कृत्य दिखाई पड़े, वहाँ पर कोशिश करना चाहिए कि पॉलिटिक्स कम से कम हो, मूल बिंदुओं पर बात हो, ना कि मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाए, क्योंकि राजनीतिकरण जब भी किसी आतंकवादी घटना का होता है तो वहाँ समस्या का समाधान करने की जगह आतंकवाद को प्रोत्साहित करना प्रारंभ हो जाता है। जो प्रमुख एक और बिंदु पर काम होना चाहिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्हीं लोगों को समर्थन दिया जाना चाहिए जिनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण हो। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आतंकवादियों को पकड़ने में सहायता दी हो, उनका राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से देश भरा है जो अपनी जान तो बचा सकते हैं, किंतु ऐसे लोग विरले हैं जो अपनी जान पे खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं। सैन्य बलों की शौर्यपूर्ण कार्रवाई के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तत्काल अलग प्रकार की रूपरेखा बनानी चाहिए। आतंकवादी विरोधी कानूनों के अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में जो आतंकवाद से पीड़ित नहीं है, वह भी आत, जो आतंकवाद से पीड़ित नहीं है वहां भी आतंकवादी विरोधी दस्ते का गठन किया जाना चाहिए तथा अन्य देशों की आतंकवादी कार्रवाइयों का अध्ययन कर उसी के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। राजनीति में आपराधी तत्वों के प्रवेश पर भी पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं धारा जुड़ती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए जिससे देश में यह वातावरण बन सके कि जायज मांगों के लिए सरकार हर वक्त तैयार है और नाजायज मांगों के लिए स्थान नहीं है। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनका सामूहिक बहिष्कार विश्व पटल पर किया जाना चाहिए। जघन्य अपराधों में शामिल आतंकवादियों को मृत्युदंड तथा सामान्य आतंकवादियों को शेष जीवन ऐसे स्थान पर बिताने के लिए भेजा जाना चाहिए जहां प्राकृतिक विषमताओं के तहत जीवन यापन कठिन हो, ऐसी परिकल्पना है। इसके अलावा संविधान और देश के कानून की भावनाओं की कद्र की जानी चाहिए। कानून बनाना ही सब कुछ नहीं है, बीमारी का इलाज भी होना चाहिए। उसके बीमारी का इलाज होना चाहिए, ना कि उसके लक्षणों का इलाज करना चाहिए। आग लगने पर दमकल बुलाना तर्कसंगत है, पर बुद्धिमानी यह होगी कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि आग ही ना लगे। इसके लिए ज्वलनशील पदार्थों को आग से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। एक और प्रकार किया जा सकता है, जो भी अभी हमारी चर्चा हुई है, सीमा पर नशीली दवाओं के तस्करी पर कड़ी नजर रखनी चाहिए,
क्योंकि आतंकवादियों को तस्करी से वित्तीय सहायता मिलती है। बिना लाइसेंस के अस्त्र शस्त्र कानूनों के उल्लंघन की समस्या से भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए आग्नेय अस्त्रों को पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। आतंकवादी घटनाओं के बारे में इस तरह के छोटे छोटे प्रयास करके ही अंकुश लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी जो विडंबना यह है कि आतंकवाद की अभी तक कोई परिभाषा विश्व पटल पर जो नहीं निर्धारित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आतंकवाद पर पूर्णतः अंकुश किस प्रकार लगेगा, यह बड़ा सोचनीय बिंदु है। लेकिन अभी जो छोटे छोटे बिंदु, अ, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, विश्व के अन्य के देश भी अगर इस बिंदुओं पर पर्याप्त आत्म मंथन करें तो आतंकवाद पर अंकुश लग सकता है। आतंकवाद की एक और भी बड़ी जो ट्रेंड, मतलब चलन इसको कहें, बदला है कि प्रारंभिक कालखंड के जब आतंकवाद को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि शोषित, पीड़ित और दमित लोग आतंकवादी कृत्यों में शामिल होते थे। लेकिन जब कश्मीर में आतंकवाद प्रारंभ हुआ, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें और उसके बाद विश्व के अन्य आतंकवादी संगठनों के बारे में अध्ययन करें, तो सबसे ज्यादा युवा देखने को मिले। बड़ी विडंबना है कि आज आतंकवाद दमित, शोषित लोगों का संगठन है या आज व्यवसायिक संगठन। आज विश्व पटल पर विकसित और विकासशील राष्ट्र के बीच जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जिसको शीत युद्ध का भी नाम दिया जाता है, वह शीत युद्ध किस प्रकार का देखने को मिलता है। हमें लगता है कि जब से विश्व पटल पर शीत युद्ध प्रारंभ हुआ है, तब से आतंकवादी घटनाओं का दौर बहुत तेजी से विश्व पटल पर प्रसारित हुआ है। क्योंकि यह देखने को आता है कि जब आतंकवादी घटनाएं कारित की जाती हैं, सपोज दैट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात की जाए, तो सारे प्रमाण मिलने के बावजूद भी डिनाई करना बड़ा आसान हो जाता है। और युवाओं का इस तरह संगठन से जुड़ना, यह बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि आज पूरे विश्व के समस्त देशों को बड़ा आत्म मंथन करना चाहिए कि आतंकवाद का यह जो ट्रेंड निरंतर बदलता जा रहा है, हो सकता है आज जिस तरीके अमेरिका को एहसास हुआ, रसिया में भी कई सारी घटनाएं हुई और धीरे धीरे विश्व के महाशक्तियों को भी, चीन में तो सिंजियांग प्रांत में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन चाइना उनसे आक्रामक प्रवृत्तियों पे निपट कर उनका समूल नाश इस्लामिक टेररिज्म का वहां पर कर देता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि विश्व का कोई भी प्रांत, कोई भी राष्ट्र और राष्ट्रों का कोई भी प्रांत आतंकवादी गतिविधियों से ग्रसित नहीं। तो आज विश्व के पटल पर इस बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए कि आज सबसे ज्यादा जो युवा दिग्भ्रमित होकर इस हिंसात्मक पथ पर चलकर विश्व के संसाधनों का और स्वयं का नुकसान करते हुए अंत में स्वयं का भी नाश कर ले रहे हैं, इन युवाओं के बारे में आत्मचिंतन होना चाहिए। इस पर विश्व पटल पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आतंकवादी कृत्यों में से युवाओं को निकाल दिया जाएगा, उस दिन आतंकवादी संगठन स्वयं में स्वयं धराशायी हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे बड़ा ट्रेंड जो ये दिखाई पड़ता है, जैसे आतंकवादी संगठनों के अभी लीडरों की आप चर्चा हुई इस लेक्चर के दौरान, तो उसमें देखने को आया कि ओसामा बिन लादेन को अगर लेटेस्ट में देखें कि आतंकवाद की घटनाओं को वो करें जिन्हें लॉ की जानकारी ना हो, या जिन्हें अपने द्वारा किए गए कृत्यों का भान ना हो, तो एक स्वीकार्य होता है कि इन्हें समाज की दशा और दिशा का कोई ज्ञान नहीं नहीं था और इन्हें भड़काया गया और इन्होंने आतंकवादी कृत्य कर दिया। ये दमित थे, पीड़ित थे, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो इन्होंने आतंकवादी कृत्य कर दिया। लेकिन ओसामा बिन लादेन या इसके बाद जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन में मुखियाओं का अध्ययन किया जाता है, वे सभी लिटरेट पर्सन हैं। आप देखिए कि विभिन्न चैनलों पर धारा प्रवाह इंग्लिश में बहस करते हैं, डिबेट करते हैं और अपने लॉजिक को इतना सटीक रखते हैं कि शायद कोई बुद्धिजीवी उस तरह विश्व पटल पर रख पावे।
तो अब ये बड़ा चिंतनीय प्रश्न हो गया है कि आतंकवादी घटनाएं हो क्यों रही हैं विश्व पटल पर। तो मेरा यह मानना है कि आतंकवादी घटनाएं जो विश्व पटल पर हो रही, अब यह एक फैक्ट्री बन गया है, जिसे कहा जाता है ना कि अम, अ, आतंकवादी घटनाओं को कराने के लिए जैसे एक टीम चलती है, तो एक फैक्ट्री के रूप में हो गया कि आप फाइनेंस करिए और बताइए, मतलब एक रोजगार देने का अड्डा बन गया है। इसको ये मानना चाहिए कि आप आइए, जिस तरीके यहाँ पर जॉब करिए, और यहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे, बहुत सारे संसाधन, और अगर इस्लामिक टेररिज्म की बात करें तो वहाँ तो जन्नत जन्नत और हूर न जाने क्या क्या अभिव्यक्ति की जाती है। वो तो एक अलग दृष्टिकोण हो गया। लेकिन जो पढ़े लिखे लोगों का, वेल क्वालिफाइड लोगों का, जिनका अपना कैरियर है, फ्यूचर है, जो आप किसी भी राष्ट्र के हों, अपने राष्ट्र को उन्नत के शिखर पर पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों का टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाना, और अपने और एकदम व्यावसायिक रूप से, मतलब पूरा आप उनको फाइनेंस करिए। और विश्व के राष्ट्र लगभग ऐसा करते भी दिख रहे हैं कि किसी राष्ट्र ने फाइनेंस कर दिया तो वहां पर लड़ रहे हैं, किसी राष्ट्र ने फाइनेंस कर दिया तो वहां पे लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान की घटना आप देखिए, आपको अगर याद हो तो रसिया ने फाइनेंस किया था तो वहां लड़ रहे थे, फिर अमेरिका ने फाइनेंस किया तो वहां लड़े। ओसामा बिन लादेन की उत्पत्ति में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ही रसिया के विरुद्ध ओसामा बिन लादेन की पैदाइश कराई। तो बड़ी विसंगति विश्व पटल पर देखने को मिल रही है कि याद उत्पत्तिकर्ता कौन है और विनाशक कौन है। तो अगर आतंकवाद पर अंकुश लगाना है और आतंकवाद पर स्थायीकरण आतंकवादी घटनाओं को देना है, तो विश्व के सभी राष्ट्रों को इस पर आत्ममंथन करना होगा, और सच्चे मन से आत्ममंथन करना होगा। विश्व की कई न्याय पंचायतें हैं। कल हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणालियों पर चर्चा कर रहे थे। राष्ट्र संघ असफल हो गया। इसके कारण के पीछे आज विश्व पटल पर रूस यूक्रेन का वार चल रहा है। वहां पे भी जब ये वार खत्म होगा तो न जाने कितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वहां जन्म लेंगे, जो यूक्रेन से पीड़ा रसिया के विरुद्ध निकालेंगे, रसिया से पीड़ा यूक्रेन के विरुद्ध निकालेंगे। वहां भी आतंकवादी घटनाओं का आपको प्रसार अभी देखने को मिलेगा, और वो सब पढ़े लिखे युवा होंगे। तो ऐसी घटनाओं को जन्म देने के कारक हम क्यों बनते हैं। इसलिए सभी देशों की सरकारों को एक आत्ममंथन करना चाहिए कि आतंकवाद से जुड़े इन युवाओं के लिए क्या किया जाए। दूसरा जो बिंदु है आतंकवाद को रोकने के लिए, मेरे दृष्टिकोण में ये होना चाहिए, प्रारंभ के दौर में हमने चर्चा की कि कोई भी वेपन्स फैक्ट्री आज तक किसी भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी आधुनिकता के बाद डेवलप नहीं कर पाई है मेरे संज्ञान में। और मैंने जितना भी अध्ययन किया है कि आज तक जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी स्वयं की हथियार उत्पादन की कोई भी फैक्ट्री आज तक नहीं है, विश्व के किसी भी कोने में नहीं है जहां वो अपना हथियार स्वयं निर्मित करते। तो ज- हथियार, हाँ, हेलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरत क्या है जब हम ही उनको पाल रहे हैं और हम ही उनको ना खिलाएं। कोई भी देश या संगठन है, ये अपने आप पनप रहे हैं ठीक है, लेकिन कोई इनको बचा रहा है या संभाल रहा है अपने फायदे के लिए, तो वो उनको सीधे सीधे बोलता होगा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुमको ये पैसा हम दे रहे हैं, हथियार बिल्कुल भी हम दे बिल्कुल रहे हैं, तुम बिल्कुल। बस हमारी तरफ से बिल लड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा उन्हें निष्पक्ष। जरूरत क्या बनाने की है। तो आज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दो विचारणीय बिंदु हैं। एक विचारणीय बिंदु है कि जब किसी भी, उनके पास आज तक कोई वेपन्स फैक्ट्री नहीं है, तो जिस भी राष्ट्र के वेपन्स टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के पास पाए जाएं, तो सभी राष्ट्र मिलकर उसके खिलाफ पूर्णतः कार्रवाई के लिए सहमत हो। उसमें यह ना देखा जाए कि हमारे यहाँ से हथियार चले गए। अगर आपके यहाँ से हथियार चोरी हो जाते, इसका मतलब आप राष्ट्र, सुरक्षित राष्ट्र होने के लायक ही नहीं रह गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि आज जो भी हथियार पकड़े जाते हैं उस पे रसिया की मुहर लगी है, उस पे अमेरिका की मुहर लगी हुई है, और बाद में यही सारे लोग मिलके मंथन करते हैं कि आतंकवाद का समाधान कैसे हो।
तो जब इतने बड़े विकसित राष्ट्रों के यहाँ से हथियार चोरी हो जाता है, तो विकासशील राष्ट्रों की तो बात ही करना निर्मूल है। तो आज चिंतन इस 2 बिंदुओं पर अगर हो जाए, सभी राष्ट्र निर्मूल भाव से मंथन कर लें। एक तो पढ़े-लिखे युवा क्यों इस तरफ जा रहे हैं, और दूसरा अगर सारे राष्ट्र मिलकर इस न्याय पंचायत में प्रण ले लें कि अपने यहाँ से हम ना तो अवैध वित्तीय रिसोर्सेज से फाइनेंस होने देंगे और ना अपना वेपन्स देंगे। तो जब वेपन्स ही नहीं मिलेगा, तो किस तरह के आतंकवादी कृत्य विश्व पटल पर परिचालित होंगे। तो अगर सच्चे मन से पूरे विश्व पटल पर आतंकवादी घटनाओं को अंकुश लगाने, निर्मूल समापन तो नहीं हो सकता क्योंकि आतंकवाद की परिभाषा निर्धारित नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ, अगर इस पर अंकुश लगाना है और इसके लिए प्रत्येक जगह के शासन और प्रशासन और राष्ट्राध्यक्ष को सख्त होना पड़ेगा। भारत में इसका दृष्टिपात हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो इतना सशक्त है कि उससे पूर्व की अगर सरकारों का हम अवलोकन करें तो कितनी सारी आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन वर्तमान परिवेश में ना के बराबर देखने को मिलता है। तो इसी तरीके सभी राष्ट्राध्यक्षों को मिलकर इस तरीके की भावना जागृत करनी पड़ेगी, तभी इस विश्व पटल से आतंकवाद का समापन होगा। नहीं तो इस तरह का तांडव विश्व के किसी न किसी पटल पर देखने को मिलेगा, और जब घटना होगी तो हम संतावना देंगे एक दूसरे को, और फिर पीड़ित देश प्रार्थना करने वाला देश हो जाएगा और प्रार्थना करने वाला देश पीड़ित हो जाएगा। ये कालचक्र का दौर चलता रहेगा। अब किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है इस बिंदु से। सत्येंद्र, नो सर। संजीव, नहीं सर, नहीं सर। इस पॉइंट्स को जब आप अध्ययन करिएगा, ये पॉइंट इसीलिए आतंकवाद सुनने में बड़ा संक्षिप्तीकरण शब्द लगता है, लेकिन जब इसका अध्ययन करो तो बड़ी अजीब सी स्थिति देखने को मिलती है। और अपने भारत में तो तमाम तरह के, चाहे पूर्वोत्तर में नागा मिजो विद्रोही रहे हों या नक्सलवादी रहे हों, अगर इनको देखो तो आप लगता है सेम पैटर्न्स। और अभी एक दक्षिण एशिया के प्रमुख देश का मैं उदाहरण दूंगा, बड़ा हास्यास्पद उदाहरण है। पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड राजशाही सत्ता से पूर्व क्या थे, अगर आप सभी ने अध्ययन किया हो तो मालूम है, एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे, और सर्वमान्य उनको विश्व पटल पर, मतलब टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का लीडर माना जाता था। लेकिन देश काल परिस्थिति बदली और आज वही टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का लीडर नेपाल का राष्ट्राध्यक्ष है। तो ये बड़ा हास्यास्पद विषय है कि अगर आतंकवादी कृत्य करने के बाद मुख्य धारा में लौटकर हमारे वो सारे कृत्य क्षमा कर दिए जाएं, तब तो टेररिज्म के कृत्य पर अंकुश लगना बहुत ही निर्मूल हो जाएगा। और कमल दहल प्रचंड सबसे बड़ा उदाहरण इस विश्व पटल पर है। और भी किसी, और तालिबान दूसरा उदाहरण अगर आप देखें तो आपका अफगानिस्तान की सत्ता है, जहां पर कट्टरवादी संगठन आज सत्ता में आसीन है, और विश्व पटल के सारे देश लगभग हमें लग रहा है उसको अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष तो स्वीकार्यता दे चुके हैं, क्योंकि किसी ने आप वहां पर हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं। तो पहला उदाहरण नेपाल का पुष्पकमल दहल प्रचंड है, माओवादी लीडर, और दूसरा उदाहरण आपके अफगानिस्तान की सत्ता है। तो जब तक इस तरह के दोहरे व्यक्तित्व चलते रहेंगे विश्व पटल पर, तब तक आतंकवाद पर अंकुश लगाना बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। इस तरीके के बहुत सारे दृष्टांत आपको देखने को मिलेंगे। और अफगानिस्तान में होने का मतलब दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हो गया कि आप कितने भी कृत्य करें, लेकिन आप सत्ता में आ गए तो आप आतंकवादी की जगह स्वतंत्रता सेनानी हो गए। आपने कितने संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, कितने निर्दोषों की हत्या की, सब आपके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएगी। तो राजनीतिक धारा में आने का मतलब आप आतंकवादी से स्वतंत्र, आज जो स्वतंत्रता सेनानी और आतंकवादियों के बीच विभेद
करना जो इसीलिए मुश्किल हो जा रहा है कि आज हित हेतु नहीं देखा जा रहा है। अगर हेतु देखा जाए तो आज दोनों में क्लासिफिकेशन करना बहुत ही आसान हो जाए। और अंत में फिर हम यह कहना चाहेंगे कि आतंकवादी कृत्यों पर अंकुश लगाने का सिर्फ और सिर्फ यह तरीका है कि सभी राष्ट्राध्यक्ष पवित्र मन के साथ न्याय पंचायत में आए और पवित्र मन से यह निर्णय लें कि युवाओं के भविष्य का संरक्षण किस प्रकार होगा और युवा किस तरीके से युवाओं के लिए क्या किया जाए कि वह इन संस्थाओं में ना जाए, इसमें विकारग्रस्त ना हो, इस पर कार्य किया जाए। और दूसरा, सारी संस्थाएं मिलकर यह आत्म मंथन करें कि हमारे यहाँ से वेपन्स नहीं निकलेगा और इन तक नहीं पहुंचेगा, और अगर जिस भी राष्ट्र से वेपन्स निकल के जाता है उस राष्ट्र पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर इन दो बिंदुओं पर समस्त राष्ट्र मिलकर आत्मचिंतन करें तो विश्व में आतंकवादी घटनाओं पर लगभग अंकुश रखने का जो स्वरूप है वो दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ये मेरा लेक्चर समाप्त होता है। कल जब हम सर लोग एक हाँ राजनीति है तब तक तो ये सर मुश्किल है, अपने यहाँ क्योंकि एक पार्टी। बोल ले भाई। हाँ बोले कि पूछो करने पूछो पूछो। पूछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, जब तक कि राजनीति है, दो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनमें से एक बवाल कराती रहेगी, अब चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो। नहीं इसको आप देख लो, हास्यास्पद रूप में रूस यूक्रेन की घटना आप देख सकते हो। इससे बड़ा हास्यास्पद विषय क्या है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों कितने लाख लोग मारे जा रहे हैं और विश्व की बड़ी शक्तियां असहाय बनकर देख रही हैं। आज आधुनिक दौर पे जब हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, उस दौर में आज हमको ये देखने को मिल रहा है, तो हम कहाँ से प्रगतिशील हैं। हास्यास्पद विषय नहीं लगता है ये देखने में? जी बिल्कुल। वो एक तरफ से मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। सामने से आपसे बोल रहे हैं कि हम इसको सुधारेंगे, नहीं पीठ पीछे मैंने उसी को बढ़ावा है। बहुत से डिबेटों में मैं डिबेट के प्रारंभ में एक शब्द कहता हूँ, वो कॉमन शब्द है कि गंदा है पर धंधा है ये शब्द बोला राइट। जाता है। तो आज विश्व पटल पर ये सार्थक रूप में दिखाई पड़ रहा है कि धंधा है, मतलब बिजनेस के तौर पे सब कुछ चल रहा है। व्यक्ति इसमें गौड़ है कुल मिला के। जी व्यक्ति जी। एक मतलब मशीन हो गया है कुल मिला बिल्कुल। के। हाँ पूछो मिश्रा जी, अखिलेश भाई। जी 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 सर। कोई प्रश्न मिश्रा जी? हेलो। हाँ हाँ सर हाँ। बताएं ये मिश्रा जी। आपने अभी कहा कि पुष्पदहल प्रचंड और तालिबान को सत्ता मिल गई। अपने यहाँ भी तो आसाम में और इधर मिजोरम में, नागालैंड में, छत्तीसगढ़ में अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बात करके काफी लोगों को अर्धसेना में भर्ती किया है। आपने शायद देखा भी होगा, अभी कुछ समय पहले 1500 लोगों को हथियार डालने पर जो है एसएसबी में और सीआरपीएफ में डाला गया है। वो तो तो देखिए एक ये भी तो प्रकार एक प्लस अलग है। है। हाँ हाँ, वो कह सकते हैं लेकिन अब इसके कारण किसी इसके देश कारण का युवा राष्ट्र। भारी मात्रा में नक्सलवादी बनेंगे और नक्सलवादी बनने के बाद अर्धसेना में चले जाएंगे और जो तैयारी कर रहे हैं वो मुंह फैलाए बैठे रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है विभिन्न रूपों में। अब युवा ही तो दिग्भ्रमित हो रहा है। अगर इसीलिए हमने कहा कि ओसामा बिन लादेन की डिग्री आप देखो, या जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन नेट पे आप सबका निकालो, सब पढ़े लिखे टैलेंटेड है। मतलब सर इनके कोई लीडर जो हैं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं, और जो नीचे जो जिनको ये आगे बढ़ाते हैं ये सारे अनएजुकेटेड होते हैं, जिनको मतलब ब्रेन वॉश करके हूरों और परियों का लालच दे के और जन्नत का लालच दे के इनको ह्यूमन हम्म बॉम्ब बना के आगे बढ़ा देते हैं या फिर हम्म गन हम्म लेके हम्म, आगे हम्म, बढ़ा देते हैं, ये होता है। और बाकी इनके हाँ जो लीडर्स है सारे हाईली एजुकेटेड हैं, इनको हाँ सबको तो पता ये है। हाँ तो हाईली एजुकेटेड और इनके जितने फॉलोअर्स हैं उसमें भी नॉमिनल लोग अनएजुकेटेड है। अगर किसी यस भी संगठन का आप निकाल के देखो तो बिल्कुल, पहले कहा जाता था पीड़ित है, शोषित है, इसलिए हथियार उठा लिया। अब ये व्यवसाय हो गया है, मतलब जैसे यस। फाइनेंस करिए और काम कराइए, बस। जैसे आपराधिक रूट चलते हैं उस तरीके ये हालत विश्व पटल पर दिखाई पड़ गई। शब्द जी। बदल गया है कि बस। ये आतंकवाद है और जी जी ये जी। छोटा अपराध है। तो जी। ये
शब्द तो बड़ा छोटा सा टेररिज्म और आतंकवाद लगता है बोलने में, लेकिन आज विश्व की व्यवस्था में ये बहुत बड़ा आंतरिक उठा पटक कर रहा है। लेकिन विश्व के सभी देशों के हिसाब से परिभाषाएं अलग अलग हैं। इसलिए इसकी आज तक मतलब जब हम लोग चांद और मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, एक सर्वमान्य परिभाषा निर्धारित नहीं कर सके हैं कि आतंकवाद क्या है, विप्लव क्या है, स्वतंत्रता युद्ध क्या है। इसमें ही आज तक कंफ्यूजन हो जाती है जब भी डिबेट होती है विश्व पटल। तो क्या सर देखा जाए तो आधुनिक युग में तो इस आतंकवाद की पूर्णतः समाप्ति की कोई मतलब उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आतंकवाद की पूर्णतः समाप्ति तब हो सकती है जब सबके मन में पवित्र धारणाएं हो, और आज पवित्र धारणाएं नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। जैसे यूक्रेन का ताजा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी राष्ट्र के मन में अगर पवित्र धारणा होती तो इतना मानवता का नरसंहार हो रहा है। किसी का मन पिघल रहा है, कोई यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई अप्रत्यक्ष रसिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। आखिर इन दोनों का मनोबल विश्व पटल पर कौन बढ़ा रहा है तो सारे राष्ट्र ना दो खेमों में बटे हुए हैं कि जब भी उसके खिलाफ कोई बात आती है पटल पे तो वो वॉकआउट करके चले आते हैं, वो उन पे बात आती तो वो वॉकआउट करके चले आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप मानवता नरसंहार को देख रहे हैं। अब यहीं से तो आतंकवादी घटनाओं का जन्म होगा जब ये युद्ध शांत होगा। तो एक युद्ध एक बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को जन्म दे देता है। अफगानिस्तान इसका ताजा उदाहरण है। नहीं, अफगानिस्तान में योद्धाओं का इतिहास कहा जाता है, अगर उठा के आप पढ़ें। आज वो अफगानिस्तान किस कैटेगरी में खड़ा हुआ है। तो ये जब तक पवित्र मन नहीं होगा, दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान विश्व पटल पर होना संभव है। और अभी तो मेरे जो दो लॉजिक है, अगर इस पर काम किया जाए, युवाओं पर दृष्टिपात हो और वेपन्स फैक्ट्रियों का अध्ययन हो कि जो राष्ट्र वेपन्स जिस भी राष्ट्र के पकड़े जाए आतंकवादियों के पास, उन पर त्वरित कार्रवाई सारे राष्ट्र एक साथ मिलकर करें कि आप सुरक्षित होने लायक ही नहीं है जब आपके वेपन्स आपके सुरक्षित नहीं। तभी ये प्राथमिक दृष्टि से कुछ संभव हो पाएगा। पूरा तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ हद तक इस पर अंकुश लग पाएगा, क्योंकि वेपन्स के जरिए ये सारे कृत्य परिचालित करते हैं। तो उन पर कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके सर, आप धन्यवाद। अब मीटिंग समाप्त की जाए। जी सर। कल हम लोग एक नई टॉपिक जी के जी साथ इसी यूनिट में जी मिल ठीक है मिश्रा जी। जी जी सर। जी। कल हम लोग एक इस आभासी दुनिया में एक नए बिंदु के साथ विचार विमर्श करेंगे। सभी को शुभ जी संध्या। सर। प्रणाम सर। ओके ओके सर। सर। थैंक यू सर, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम भी। थैंक यू सर। ओके। चले गए, होस्ट भी चले गए। स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं हुई। हो गया, खत्म हो गया। नहीं भाई, ये होस्ट है। रुक, खत्म। सब चले गए। Only you are in meeting. सब चले गए, अब कोई नहीं है मीटिंग में। अब कोई नहीं है मीटिंग में। जुड़वा के पापा। मम्मी कह रहे थे जब तक वो आ न जाए तब तक आप यहीं रहना, ठीक है।